मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। तुम खुश नसीब हो कि उसकी खिदमत कर सकी। मैं वो बदनसीब जो अपने हाथ से उसे पानी भी ना पिला सके। आप बदनसीब है। रहम आता है मुझे आपकी हालत देखकर, तरस आता है आप पर। औरत कितनी बदनसीब है जो मोहब्बत से महरूम हो। वो किसी से मोहब्बत नहीं करता था, उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया था। सारा जी, सच को जान लेने के बाद जो खुशी महसूस होती है ना, आपको उसका अंदाजा ही नहीं। हाँ, आप नहीं महसूस कर सकते। ये देखें, ये किताब देखें, इसके एक एक वर्के पर एक एक लाइन में मेरी यादें बिछी हैं। हाँ, ये देखिए उसने क्या लिखा है। मानो, वो मुझे प्यार से मानो कह के बुलाता था। वो कहता है, ये बात मेरे दिल से कभी नहीं जाती कि तुम्हें देख सकूं। तुम्हारे बगैर वक्त गुजारने के जुर्म और गुनाह के अजियतनाक एहसास से मेरा दिल बेचैन रहता है। मानो, मैं एक बार तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुमसे मिलने की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारा फरहान। देखा, मेरा फरहान। मैं कभी नहीं मान सकती कि उन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ लिखा। अच्छा, वो अगर अभी आ जाए ना, इसी वक्त इसी लम्हे, तो मैं तुम्हें उसके हाथ पे लिखा हुआ अपना नाम दिखाऊं। मानो, मेरा नाम। वो बहुत जल्द आएगा। मेरी मुलाकात हुई है एक आदमी से जिसने उसे रेस्टोरेंट में देखा है, और शहजाद मैं उसी सिलसिले में आपको यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। वो कहाँ है? आप चले, मैं इनसे बात करके आता हूँ। चले आप। अपनी ज़बान बंद रखेंगे। आपकी किसी खबर पर यकीन नहीं किया जा सकता। फरहान जिंदा है या मर गया, ये बात आप शहजाद से कभी नहीं करेंगे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई खजाना तो नहीं मिल गया? अगर खजाना भी मिल जाता ना तो इतनी खुशी ना होती कसम से, जितनी खुशी इस तस्वीर और इन तहरीरों को पढ़कर हुई है। समझ गए,
तुम सारा की तरफ गए थे? ये देखो, सायरा ने ये तस्वीर मुझे दी है और साथ ही ये कागजात भी। और उसने प्रॉमिस किया है कि वो किताब का मुसव्विदा लेकर खुद आएगी। ये देखो। आखिरकार तुम उस लाश की कहानी के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो ही गए। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ 4 साल 8 महीने और 13 दिन की कहानी मेरे सामने आई है जो सायरा ने मुझे सुनाई है। इससे पहले की कहानी जानने के लिए मुझे किसान लीडर नजीर अहमद और उसके साथियों से मिलना पड़ेगा। हेलो जी, आप कौन सा? मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पर हमराज साहब नहीं होते। क्या क्या कहा तुमने? कौन था? पता नहीं कौन बदतमीज है। पिछले 1 घंटे में ये उसका तीसरा फोन है और बार बार हमराज का पूछ रहा है। कौन हो सकता है? चौधरी हबीब अहमद का कोई गुंडा या बदमाश होगा। जाहिर है अब वो अपने बेटे को फूलों का हार तो नहीं पहनाएगा, वो उससे बदला लेगा। हमराज की जान खतरे में है। जहां तक चौधरी हबीब अहमद की गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो उसे इस बार गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हमराज, अम्मी जान कह रही थी कि अंकल पापा की जमानत करवा लेंगे और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। बड़े जागीरदार साहब अभी तक इस वहम से नहीं निकल सके कि कोई माई का लाल उन्हें भी गिरफ्तार कर सकता। जो कुछ भी हुआ हमराज, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। क्या? मैंने अच्छा नहीं किया? मैंने अच्छा नहीं किया? अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो मैं यहां 1 मिनट नहीं ठहर सकता। खुदा के वास्ते हमराज, यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। अंकल तुम्हें तलाश कर रहे हैं, अम्मी से कई दफा पूछ चुके हैं और तुम्हारे घर के बाहर लोग तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे? वो कर भी क्या सकते हैं? मुझे गोली मार देंगे, मार दे गोली। ना तो मैं मौत से डरता हूं और ना ही मुझसे। हमराज, मुझे तो तुम्हारी बातों पे हैरत होती है। वो तुम्हें एक बार अगवा करवा चुके हैं, तुम्हें कई दिन बंद रखा गया और तुम उनसे अब भी किसी नेकी की तवक्को करते हो। देखो, मैं अपने आप को यहां ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख सकता। मेरा दम घुटता है यहाँ। बस तुम जुनैद और निम्रा से बात करो कि वो किसी भी तरह पुलिस पे प्रेशर डालें और चौधरी हबीब अहमद की गिरफ्तारी अमल में लाए। बस। चौधरी हबीब अहमद, इस शहर में शाइस्ता के अलावा तुम्हें कोई और पनाह देने वाला नहीं है।
खुदा न करे कि चौधरी हबीब अहमद पर ऐसा वक्त आए। हजारों एकड़ जमीन के अकेले मालिक पर भला ये जमीन कैसे तंग हो सकती है शाइस्ता बेगम? चौधरी साहब, जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके बारे में सारी मालूमात रखता है। मेरी इत्तला के मुताबिक पुलिस तुम्हें जगह जगह ढूंढ रही है। हद हो गई है। क्या समझती हो कि मुझे पुलिस से डराकर उस मकसद से हटा सकती हो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ? चौधरी हबीब अहमद, 20 बरस से मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं इतनी बेवकूफ और नासमझ नहीं हूँ। वो तो शुक्र करो, जब मैं तुम्हारी सास बेगम हसनात को मिलने गई थी, तुम्हारी वो बीवी काली कलोटी मेरे सामने नहीं आई। अगर वो मेरे सामने आ जाती तो बालों से घसीट लाती उसे मैं। इससे पहले कि मेरी इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतर जाएं, सामान उठाओ और फौरन इस घर को खाली कर दो। चौधरी हबीब अहमद, तुम तो खुद महफूज नहीं हो। मैं फिर भी तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती हूँ। छोड़ दो उस औरत को, खुदा के लिए छोड़ दो उस औरत को। वो तुम्हें लूट लेगी। उसकी माँ के माथे पे लालच का लफ्ज लिखा हुआ नहीं पढ़ा तुमने? पुलिस। क्यों? मुझे थाने बुलाया उन्होंने। किस लिए? तफ्तीश के लिए। इंस्पेक्टर खुद आया था, साइन भी करा के ले गया मुझसे। तुम थाने नहीं जाओगी? मैं एसएचओ को कहलवा दूंगा। चौधरी हबीब अहमद अभी मरा नहीं है। मैं तो मर गई हूं ना। मेरे घर में पुलिस आ गई है। एक ही जगह थी महफूज, अब तुम यहां भी महफूज नहीं हो। सिर्फ एक जगह नहीं है। मैरिज निशा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
मैं बाहर का दरवाजा बंद भी कर सकती थी, लेकिन ये बात बताने के लिए मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसे लोग बगैर पैसों के काम करते ही नहीं। अम्मी जान, इनसे कहें कि ये फौरन यहाँ से निकल जाए। मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। हो, शक्ल नहीं देखना चाहती? तुम तो मेरी बेटी की हम उम्र दोस्त थी। दोस्त थी? कोई खूनी रिश्ता तो नहीं था। और अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि आप दोस्त हैं कि दुश्मन। घर आए दुश्मन को भी बैठने के लिए कहते हैं। मैं पुराने ख्यालात पर यकीन नहीं रखती। हो, पुराने ख्यालात? किसी के सुहाग पर डाका डालना तुम्हारे नए ख्यालात हैं? ये सवाल तुम अपने सबका शौहर से पूछो। वो मेरा शौहर है, उसने मुझे तलाक नहीं दी। और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि मर्द कभी भी गलत नहीं होता, उसे गलत रास्तों पर डालने वाली तुम जैसी औरतें होती हैं। हबीब अहमद ने तुम्हारे तलाक के कागज तैयार करवा लिए, जो तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। हाँ, जिंदगी में शायद फिर मुलाकात ना हो, इसलिए आखिरी बार मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। मैं इससे खुद ही बात कर रही हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा? अच्छा नहीं किया, देख लूंगी मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठे। थैंक यू। शहजाद, ये है वो नौजवान जो फरहाम के साथ उस रेस्टोरेंट में अक्सर बैठा करता था। कुछ बताएं उनके बारे में। वो आपका नाम बड़े प्यार से लिया करते थे, शहरजाद। बहुत याद किया करते थे आपको। ये आप थे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए? आई एम सॉरी, शायद मेरे से गलती हो गई। वो आपको बहुत याद किया करते हैं। बेटा, वो कौन सी किताब वो आप पढ़ने के लिए लिया करते थे उनसे? जी, क्रिस्टोफर कॉर्डवेल की किताब थी, स्टडीज इन अ डाइंग कल्चर। हाँ, वो किताब, वो तो मेरी किताब है। कहाँ है वो? मैंने दी थी उनको पढ़ने के लिए। मैम, आई एम रियली सॉरी, वो मेरा एक दोस्त मेरे से ले गया। बट आप फिक्र ना कीजिए, मैं उसे लेकर आपको भिजवा दूंगा। डोंट यू वरी। मैं वो किताब इनसे ले लूँगा। मेरा ख्याल है टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं चलता हूँ, मैंने कहीं जाना है। नहीं, बैठो, थोड़ी देर बैठो ना। अच्छा, ये बताएं, आप फरहाम को आखिरी बार कहाँ मिले थे? मैं और फरहाम आखिरी दिन उसी रेस्टोरेंट में मिले थे। उस दिन हमने घंटों एक दूसरे से बातें की थी। किस दिन? जी, दिन का तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, वक्त कुछ शाम 5 बजे का था। अच्छा बेटा, तुम अब चलो और वो किताब तुम मेरे दफ्तर पहुंचा देना। जी जी, आप बेफिक्र हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मुजफ्फर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतने बरस तक फरहाम ने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम अपने रिश्तेदारों को नहीं जानती?
सबके सब उसके खून के प्यासे हैं। और हबीब अहमद तो अब तक उसके खून का प्यासा है। ओहो फरहान, मुझे कोई पैगाम भिजवा देता, मैं उससे मिलने के लिए चली जाती। मेरा ख्याल है कि वो अब तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। देखो शहरजाद, जो शख्स मौत के साए में जिंदा हो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। एक बात मेरी गौर से सुन लो मुजफ्फर, हबीब अहमद और अनवार अहमद को मैं उनके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। अनवार अहमद तो बेचारा जेल में है और चौधरी हबीब अहमद पुलिस से छुपता फिरता है। तो ये हबीब अहमद को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते? अरे भी वो है कहाँ? अभी तक तो उसे पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। खुदा के लिए अपनी माँ को तो थोड़ी देर के लिए चुप करवाओ। हमारे साथ इस तरह कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी चहेती ने हमारे साथ क्या किया है। वो बदतहजीब औरत आई और हमारी इंसल्ट करके चली गई और हम खामोश रहे। हद हो गई है। बातें तुम माँ बेटी बहुत करती हो। उसे पकड़ के किसी कमरे में बंद किया होता तो मैं समझता कि तुम लोग बड़े बहादुर हो। मुझे तो तुम्हारी बीवी किसी अच्छे खानदान की नहीं लगती। हाँ, गलती तो मुझसे हुई जो अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी और अपनी शर्तें भी ना मनवाई। आप उसे फौरन तलाक दे दें। आपके मामलात और झगड़े मेरे घर तक नहीं पहुंचने चाहिए। हाँ, साथ में उसका वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। उन्होंने मेरी शराफत और मेरी नरमी को मेरी कमजोरी समझ लिया हुआ है। हमराज का कोई पता नहीं और तुम्हारा बाप ना ही कोई ऊंची आवाज में बोलेगा और ना ही कोई अपनी जगह से हिलेगा। हद हो गई है। आज अपने घर में चोरों की तरह घुस रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने मुझे मुजरिम बना दिया है। तुम्हारे बेटे ने। निशात मेरी बीवी है, मैंने उससे निकाह किया है, शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारे जराइम की सजा तो अदालत में सुना सकती है। हाँ, और श्राव वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। हमराज की जिंदगी का फैसला तो मैं करूंगा। कब तक मफलूर रहेगा? खबरदार अगर मेरे बच्चे को तलाक के कागजात। तुम मेरी बीवी नहीं हो। और हमराज को भी मैं कानूनी तौर पर आग कर चुका हूं। बस
तुम लोग यहां से कोई चीज उठा के नहीं ले जा सकते। हाँ, कल तक यहां से चले जाना, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। आंटी मेहरुन्निसा और नबीरा को घर से निकाल दिया गया है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें किसने बताया? वो तुम्हारा गेट कीपर आया था, उसी ने सारी कहानी अम्मी जान को सुनाई है। क्या कहा उसने? वो बेचारा बहुत रो रहा था कि किस तरह से बेगम साहिबा और नबीरा को घर से निकाल दिया गया। आंटी बेचारी जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन गुंडों ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारी बातों में आकर यहां बंद हो, और मेरी माँ और मेरी बहन पर यह बुरा वक्त आ गया। नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। प्लीज पागल मत बनो, तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। गुंडे तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आंटी मेहरुन्निसा और नबीरा का क्या बनेगा, कहाँ रहेंगी वो? क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ रहेंगी? जब ये माशरा एक औरत को उसके घर से निकालता है तो कहां जाती है? वो रोती पीटती अपने माँ बाप के घर जाती है। मेरी माँ भी वहीं जाएगी, लेकिन वो घर तो बरसों से खाली है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी अम्मी, वो मैं चीजें ठीक कर रही थी। कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। मैं आपको बताती हूँ, चलिए। मगर बात क्या है, मैं आपको लेकर बताओ ना। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। ओहो, पता तो चले। को घर से दिखाती और मैं अगले 24 घंटों में अगर हमराज को पकड़कर तुम लोग मेरे पास ना लाए तो इसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। हमराज कहाँ है? चौधरी हबीब अहमद के ज्यादा वफादार ना बनो, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है वो। एक वकील के दफ्तर में चौधरी हबीब अहमद के मुसल्लह गुंडों का हमला, मैं पर्चा दर्ज करवाऊंगी। चौधरी हबीब अहमद को गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इस गुंडागर्दी के कितने पैसे मिलते हैं चौधरी हबीब अहमद से? अब वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा। जाओ जाओ, जाकर अपने बाल बच्चों का सोचो, और चौधरी हबीब अहमद से कहना कि अपने बेटे की तलाश छोड़ दे।
क्योंकि बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। वो जहां कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो। फोन करो ना उसको। हाँ। हमराज को करता हूँ फोन। हमराज खैर खैरियत से हो? हेलो, यहाँ जुनैद बोल रहा हूँ मैं। हमराज कहाँ है? उसको बताओ कि चौधरी हबीब अहमद के गुंडों ने यहाँ निमरा के ऑफिस पर हमला किया है। हाँ, उसकी जान खतरे में है। उसको बताओ बी केयरफुल। ओके। चौधरी हबीब अहमद और उसके खानदान को मैं बरसों से जानता हूँ। आज से 18 वर्ष पहले मैंने चौधरी हबीब अहमद के खिलाफ एक औरत से जाति करने पर FIR दर्ज कराई थी और उस केस में मुझे ही अंदर करा दिया गया था। लेकिन जनाब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइंदा चंद घंटों में चौधरी हबीब अहमद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साहबजादे, बुनियादी सवाल यह है नहीं कि चौधरी हबीब अहमद कौन है और वो शख्स कौन था जिसकी लाश को पुलिस ने कहा कि जी लावारिस है, इसका पता ही कोई नहीं है, और उसको दफन कर दिया। अगर ये दो किरदारों को हम गौर करें ना तो पंजाब की तारीख हमें बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है। 1857 की जंग जो लोग लड़े उसमें एक पंजाब का अजीम फर्जंद जिसका नाम था राय अहमद खान खरल, वो जंग की तैयारी कर रहा था रावी के दरिया के किनारे कि अंग्रेजों से मैं जंग करूं। और वो दुश्मन गद्दार जिसका नाम था सरफराज अहमद खान, वो जाके गोरों से मिला और एक फौजी कप्तान को जाकर कहा, जी खरल साहब जो हैं वो तो हमले की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे। गोरों को इतला मिली, उन्होंने फौरन हमला किया, अहमद खान खरल और उसके साथियों को शहीद कर दिया गया। ये चौधरी हबीब अहमद गद्दार मिल्लत सरफराज अहमद खान के खानदान का फर्द है जी, जिसने पंजाब के हीरो को कत्ल कर कर जागीरें हासिल की हैं। और वो शख्स जिसकी लाश गोरो कफन मिली, वो कौन था? वो राय अहमद खान खरल के खानदान का फर्द है। मैं मोरखीन और तारीख का तालिब उलम से ये अर्ज करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जंग आज़ादी में गोरों का साथ दिया साहब, उनको तो मिल गई जागीरें, और जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े उनके खानदान को तो क्या उनकी नस्लों का बर्बाद कर दिया गया। आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए तो उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ये लोग जो हैं चौधरी हबीब अहमद, ये और इनका खानदान और इनकी हिस्ट्री और ये आगा पीछा, ये लोग कौम और मुल्क मिल्लत के वफादार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये तो बुनियादी तौर पर गद्दार है। हाँ, मेरा दोस्त, मेरा साथी हैदर बख्श वो पंजाब का हीरो है जिसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता। मुझे तो याद है कि हम दोनों गांव से आ रहे थे किसानों की कमेटी की मीटिंग करके ना। हाँ, आज भी मुझे हैदर बख्श की वो बात याद है। कामरेड, हमें अपनी तारीख दुरुस्त करनी चाहिए। इस मुल्क के जागीरदार ने अपने सियासी इख्तियारात की वजह से इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तारीख की शनाख्त। इस किताब में मैंने 1857 में पंजाब के मुहिब्बे वतन खानदान और गद्दार खानदानों का शजरा नस्ब बयान करते हुए किसान इनकलाब की हिकमत अमली बयान की है।
चीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन चीन के किसानों के इनकलाब की हिकमत अमली जाने बगैर दुनिया में कहीं भी किसी भी हिस्से में किसान इनकलाब नहीं आ सकता। अगर इस मुल्क के लोगों को और खास तौर पर किसानों को असल हकायक का इल्म हो जाए तो वो इन लोगों की हड्डियां तक चबा डाले। ये तारीख की शिनाख्त कब तक मुकम्मल होगी? मेरी तरफ से तो पेश की मुबारकबाद, आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी इस पे बहुत सा काम बाकी है और मैं निहायत इत्मीनान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि मेरी दिन रात की जिद से आखिरकार ये किताब मुकम्मल हो गई। अजी खुशी तो मुझे है कि आपकी जिद जो है वो कामयाब हो गई। अब इस किताब को फौरी इशात होना चाहिए। हम अपनी पहली फुर्सत में इस किताब की इशात करवाएंगे। ओहो, मैं भी कहूँ मुजफ्फर अहमद को एकदम मुझसे इतनी ढेर सारी हमदर्दी क्यों हो गई? ना भाई, खुदा के वास्ते मेरी सारी जमीनें ले लो, लेकिन वो एक शख्स जो कहीं खो गया है, उसे मेरी जिंदगी में वापस ले आओ प्लीज। शहजाद, मुझे जमीनों का लालच नहीं है। तुम्हारी ये जमीनें बेकार पड़ी हैं, मैं उन्हें इस्तेमाल में लाना चाहता हूं। बहुत बड़े सियासतदान हो तुम। लाओ कागज दो, मैं साइन कर देती हूँ। पता है मुजफ्फर, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि या तो अखबार में इश्तिहार दूं या फिर टीवी पर और कहूं, फरहान तुम जहां कहीं हो मेरे पास आ जाओ। अभी 2-4 दिन ठहर जाओ तुम, मैं 2-4 दिन में उसे मिलने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं फरहान के कमरे में रहना चाहती हूँ। वहां मुझे बहुत सुकून मिलता है। हाय हबीब, मैं इतनी खुश हूं कि आपने मेहरुनिसा को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। अभी हमराज का मैं क्या हश्र करता हूं, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। निशात जी, वो बाहर पुलिस आ गई। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निशात, अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना कि मुल्क से बाहर चले गए। ये क्या, ये कहाँ आ रहे हैं आप? किसकी इजाजत से आप अंदर आए हैं? देखिए मोहतरमा, मुझे चौधरी हबीब अहमद को गिरफ्तार करना है और ये सारी परेशानी से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप शराफत से बता दें कि उन्हें कहाँ छुपा रखा है। आपके पास सर्च वारंट है? जी हाँ, है मेरे पास, लेकिन चौधरी हबीब जैसे मुजरम को गिरफ्तार करने के लिए मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। आप दोनों में से निशात कौन है? मैं हूँ निशात। चौधरी हबीब अहमद की क्या लगती हो? आप लोग यहाँ जाती सवाल करने आए हैं, बेहतर होगा कि आप लोग अपना काम करें। ठहरे, आप दोनों यहाँ रुकेंगे और यहाँ से एक कदम नहीं हिलेंगे। मीना, देखो, इस घर का कोना कोना छान मारो। हरिया, तलाश करो उसे जल्दी। यहाँ नहीं है सर। अंदर कोई नहीं है सर? कोई नहीं। जी सर, कोई नहीं। ठीक है मोहतरमा, इस वक्त तो हम जा रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए मैं कभी भी दोबारा आ सकता हूं।
तशरीफ लाइए। मैं जानती थी चौधरी हबीब अहमद आप जरूर आएंगे। इस पूरे शहर में मुझसे बेहतर आपको कोई पनाह नहीं दे सकता। शाइस्ता जी, आप इन हाथों से मुझे एक ठंडा ठंडा गिलास पानी का पिलाएंगी? क्यों नहीं, कनीज हाजिर है। सुना है आपकी नई बीवी के घर छापा पड़ा है। हद हो गई है। आपको ये कैसे पता चला है? चौधरी साहब जो मोहब्बत करते हैं वो सब खबर रखते हैं। हद हो गई है। आंटी, आप? वो तुम्हारे वालिद तुमसे मिलने आए। मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। ओए!